हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी का ब्लैक डायमंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ एसईसीएल सीरीज से रिलेटेड। क्योंकि आप लोगों का एसईसीएल का एग्जामिनेशन है, माथा में एग्जाम चढ़ के नाच रहा है, तो अभी आपको एकदम ईएमटी का मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ वॉल्यूम 3 का। क्योंकि इन चीज़ों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वॉल्यूम 1 कर लेते हैं, वॉल्यूम 2 कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम 3 का एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो यही टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा सेकंड चैनल जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे अपराइट एजुकेशन जाके इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि इसमें मैं लगातार नॉन टेक्निकल पोर्शन का वीडियो बना रहा हूँ जैसे सिलेबस से रिलेटेड। जैसे कि मध्य प्रदेश का जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का जीके भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि एसईसीएल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके बाद आपके पोर्शन से रिलेटेड आपके सिलेबस का बहुत सारा वीडियो इसमें मिल जाएगा, आप जाके एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक है, नॉन टेक्निकल पोर्शन में बहुत सारा वीडियो इसमें मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे डायरेक्टली। तो एमसीक्यू के ऊपर में आते हैं। एमसीक्यू कराने वाले ईएमटी का यानी एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 3 का सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर ए मशीन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड इज नॉन एज। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको रटना पड़ेगा। अभी फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन रटना पड़ेगा, मीन्स कि अगर समझने पे जाएंगे तो आपका टाइम अभी बहुत ज़्यादा जाया होगा। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ चीज़ों को अभी दिमाग में बस बैठा ले ताकि आपका काम चल जाए। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली कुछ दो चार पॉइंट मैं आपको समझा देना चाहता हूँ पहले। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, सबसे पहले वॉल्यूम 3 में कुछ एक होता है वेलोसिटी रेशियो, एक होता है वेलोसिटी रेशियो, एक होता है आपका इफिशियंसी, इफिशियंसी। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज, एक होता है मैकेनिकल एडवांटेज। ये सभी के सभी एक मशीनरी से रिलेटेड है, यानी माइनिंग मशीनरी से रिलेटेड है ये सभी के सभी। ठीक है, तो सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, वेलोसिटी मतलब कोई भी चीज़ किसी जगह तो मूव कर रहा है भाई, किसी जगह से किसी जगह कोई चीज़ मूव कर रहा है तभी उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे, है ना। डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी, तो वही वाला कुछ हिसाब किताब है। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट, मतलब कितना इफॉर्ट लगा रहे हो उससे डिस्टेंस कितना मूव हो रहा है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अभी इसको अगर हम डिराइव करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो समझिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय, ऊपर नीचे कॉमन है। पहला है ऊपर में इफॉर्ट और नीचे है लोड, यानी इफॉर्ट बाय लोड, कितना हम क्षमता दे रहे हैं, कितना हम एनर्जी लगा रहे हैं और कितना लोड उस पर पड़ रहा है, ये दोनों का रेशियो पे अगर हम डिस्टेंस डिस्टेंस लगा दें तो मेरा काम चल जाएगा। वेलोसिटी रेशियो इसी को कहते हैं। दूसरा होता है इफिशियंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी? तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। किसी भी माइन मशीनरी का या माइंस में उपयोग होने वाले मशीनरी का ये सब टर्म जानना जरूरी होता है। ईएमटी वॉल्यूम 3 में ये सबको बहुत ही डिटेल में समझाया है, लेकिन आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसलिए एकदम बेसिक से खाली फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। अगर किस्मत खराब हुआ तो इस लेवल का क्वेश्चन जा सकता है, अगर नहीं खराब हुआ तो फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ऊपर में मैं लिख ही दिया हूँ, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है इसको भी समझिए। मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली होता है लोड डिवाइडेड बाय इफोर्ट। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बताएं, तो देखो लोड बाय इफोर्ट में जब डिस्टेंस डिस्टेंस लगा देंगे और उल्टा कर देंगे ना, इफोर्ट बाय लोड, इफोर्ट बाय लोड यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो ये हो जाता था आपका वेलोसिटी रेशियो। क्या हो जाता था? वेलोसिटी रेशियो हो जाता था। और यही चीज को अगर उल्टा करके यहाँ लिख दिए हैं, लोड बाय इफोर्ट, यहाँ डिस्टेंस विस्टेंस कुछ नहीं, सीधा सीधी भैया लोड डिवाइडेड बाय इफोर्ट, कितना लोड पड़ रहा है उस पर, कितना इफोर्ट लगा रहा मशीनरी, इसी को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, कितना लोड उठा पा रहा है और कितना इफोर्ट लगा रहा है मशीनरी, इसी को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, चलिए इसका एक और फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, अगर खोल के देखेंगे तो आप ये आ जाएगा, रेसिस्टेंस टू ओवरकम डिवाइडेड बाय
फोर्स अप्लाइड। आप फोर्स अप्लाइड बोलिए या अप्लाइड इफोर्ट बोलिए, दोनों का दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। और रेसिस्टेंस टू ओवरकम बेसिकली लोड ही होता है, ओके। तो कुल मिला करके आपको अभी जो समझ में नहीं आया, उसको आप खाली दिमाग में एक बार बैठा लीजिए। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है भैया? कोई मशीन होता है ना, मशीन का वेलोसिटी रेशियो निकाला जाता है। जब कभी वेलोसिटी रेशियो बोलेगा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऊपर में लिखेंगे इफोर्ट, नीचे में लिखेंगे लोड, अब बस डिस्टेंस लगा देंगे, डिस्टेंस जो मूव किया, ठीक है। और यही वाला जब मैकेनिकल एडवांटेज बोलता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज बोलता तो इसको उल्टा कर देंगे, हम इसको रिवर्स कर देंगे, डिस्टेंस हटा के खाली उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा लोड डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा इफोर्ट। तो लोड बाय इफोर्ट को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। चलिए, इसके बाद इफिशियंसी का फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ये 3 फार्मूला आपको याद रखेंगे तो आपका लगभग 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा जी, बिल्कुल। वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों को निचोड़ देंगे। तो ये 3 फार्मूला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आते हैं आगे, माइनिंग सरदार पोर्शन के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ओवरमैन रहता तो कुछ बात अलग हो जाती, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपको देखते हैं कि क्वेश्चन देख के क्या ऑप्शन देख के आपको याद आता है कि नहीं। फॉर ए मशीन, किसी मशीन के लिए, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट, मतलब क्या बोला है, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट डिवाइडेड बाय, क्या बोल रहा है, बाय लोड, है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, इसको क्या कहेंगे बताइए। तो हमने आपको बताया डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट बाय लोड, आप ऑप्शन देख के याद करेंगे, वेलोसिटी रेशियो, जी बिल्कुल, इसको वेलोसिटी रेशियो कहेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज तो हो जाता है लोड बाय इफोर्ट हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। चलिए, याद हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी मशीन द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो इज नॉन एज। तो सर मैकेनिकल एडवांटेज हमने अभी आपको बताया, मैकेनिकल एडवांटेज, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। डिवाइडेड बाय मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी, अरे यार क्या हो रहा है पता नहीं, जस्ट अ सेकेंड, मैकेनिकल, अरे पतला हो गया, एक मिनट, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो हमने आपको बता दिया इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इफिशियंसी, इसको क्या कहेंगे, इफिशियंसी कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तब इफिशियंसी, ओके, इफिशियंसी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो, जी बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है। तो आप कहते हैं कि ये तो फिजिक्स का चीज़ है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप अगर वॉल्यूम 3 पढ़े होते ईएमटी का तो ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो आपके पोर्शन का एक हिस्सा है, तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, टॉपिक पे। देखो भैया, POISSON पॉइजन्स रेशियो बोलिए, जो आपको उच्चारण करना है करिए, आप स्वतंत्र हैं। तो पॉइजन्स रेशियो बेसिकली होता है लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अभी लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, मान के चलिए कि कोई एगो कलम है, उस कलम का ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा में अगर हम फोर्स लगाएं, इधर से दबाएं और या खींचें, तो उस पर जो बदलाव आता है स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लैटरल। साइड में अगर लग रहा है फोर्स, है ना, फोर्स के कारण कोई डिफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम लैटरल कहते हैं। और ऊपर नीचे वाला हो रहा है, अगर पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कि अगर वर्टिकली लग रहा है कोई, तो उसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिससे किसी भी बॉडी में कितना लैटरल स्ट्रेन निकल रहा है, कितना लीनियर स्ट्रेन निकल रहा है, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो बहुत सारा मशीनरी जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो वेट लिफ्टिंग वाली मशीनरी होती है खासकर उनके लिए, जैसे कि क्रेन हो गया, क्रेन के लिए पॉइजन्स रेशियो निकाला जाता है। तो एक तो हो गया पॉइजन्स रेशियो,
पॉइजन्स रेशियो बोलिए, पॉइजन्स रेशियो बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए, बस क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ये हो गया आपका पॉइजन्स रेशियो। अभी कभी कभी पूछता है बताओ पॉइजन्स नंबर क्या होता है सर, पॉइजन्स नंबर क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा जब कभी पॉइजन्स नंबर बोलेगा ना, ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब पकड़ के उसको घुमा देंगे सर, पकड़ के उसको उलट देंगे। तो जैसे आप इसको उलट देंगे आपका फॉर्मूला हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लैटरल स्ट्रेन। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, रट लीजिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना दिमाग खोपड़िया नचा के याद कर लें। अभी आपके पास यही समय है कि 2-4 क्वेश्चन जो नहीं बुझा रहा है उसको तोता जैसा रट लें। तो पॉइजन्स नंबर, पॉइजन्स रेशियो आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। याद रखिएगा लेट्रो बाई लीनो, है ना, लेटो लीनो हो जाएगा पॉइजन्स नंबर रेशियो, है ना, और बाकी इसको उल्टा कर देंगे तो पॉइजन्स नंबर। कहाँ गया, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछ रहा था पॉइजन्स रेशियो का रेशियो कौन सा है, तो बताइएगा लीनियर स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन है, ठीक है, बोथ है नन है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो हमने कहा था लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर पूछता पॉइजन्स नंबर तो इसको उल्टा कर देते हैं। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ वर्किंग स्ट्रेस बाय अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस बोथ, और अगला ऑप्शन में होगा नन। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर किसी का आंसर पता है तो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाइए, ठीक है, मैं कमेंट देखने वाला हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनमें से किसका रेशियो है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए सब वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन है, अटपटा आपको लगेगा, हमको पता है बहुत कोई वॉल्यूम 3 को नज़रअंदाज करते हैं, है ना। अपने क्लासेस में हम पढ़ाते हैं लेकिन सबको कहते हैं कि चैप्टर कोई भी नज़रअंदाज मत करो, जो सिलेबस का हिस्सा है उसको पढ़ लो। अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, ये क्या मतलब है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको समझते हैं। देखो मतलब ऐसा है कि मान के चलिए एगो लिफ्ट बना, क्या बना, लिफ्ट बना, एक बिल्डिंग में एक ठो लिफ्ट लगा और लिफ्ट में लिखा हुआ है कि 6 ठो आदमी अगर आप चढ़ते हैं तो 6 ठो आदमी से ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे, 6 ठो आदमी से ज़्यादा नहीं चढ़ेंगे। आप गए लिफ्ट को चेक करने के लिए, भैया देखें लिफ्ट में कितना आदमी चढ़ा है, तो आप लिफ्ट खोल के देखें तो देखें 4 गो आदमी चढ़ा है, ठीक है। आप क्या देखें 4 गो आदमी चढ़ा हुआ है, ठीक है। एक आदमी का वेट आप मान के चले कि 60 किलो एक आदमी का अगर वेट है ना, तो 240 किलो वेट यहाँ पे लग रहा है, और टोटल वेट कितना उठा सकता था, 360 किलो वेट उठा सकता था। तो जितना वो मैक्सिमम उठा सकता है 360 की जो डिवाइडेड बाय जितना लोड उस पर फिलहाल पड़ रहा है, इसी रेशियो को कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसी रेशियो को क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर मशीन का जो पर्पज होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग हो जाता है सर, थोड़ा सा अलग हो जाता है हर मशीन के पर्पज के हिसाब से। जैसे कुछ मशीनें होती हैं जो उठाने का काम करता है, कुछ मशीनें होती हैं जो धकेलने का काम करता है, कुछ मशीनें होती है जो काटने का काम करता है। तो हर मशीन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा थोड़ा अलग हो जाया करता है। तो फिलहाल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप समझ गए, मैक्सिमम जितना उस पर स्ट्रेस लग रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जिस स्ट्रेस पे वो काम कर रहा है दैट इज वर्किंग स्ट्रेस, इसी रेशियो को कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, कहाँ गया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ वर्किंग स्ट्रेस बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, नहीं अल्टीमेट स्ट्रेस ऊपर रहेगा जी, बिल्कुल सही, दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, देखिए आपका वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन है सर, वॉल्यूम 3 का क्वेश्चन है। वॉल्यूम 3 को आप उलट पलट के देखेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, 1-2 वीडियो हम डालेंगे तो आपको बुझा जाएगा, है ना। वॉल्यूम 3 का ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे, डोंट वरी, बस चैनल पे बने रहें। और नया वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो यार, जाओ प्यार बरसाओ अपना, ठीक है। ये जो अपराइट एजुकेशन वाला चैनल है नॉन टेक्निकल वाला, क्योंकि देखो टेक्निकल ब्लैक डायमंड में हम नॉन टेक्निकल डाल नहीं सकते हैं, एल्गोरिदम कुछ ऐसा है कि फिर चैनल तेलंडी मिल जाएगा, इसीलिए आप जाके अपराइट एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। हालांकि देखिए यहाँ पे 500-600 व्यूज़ आ रहा है, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है,
हम अगर ब्लैक डायमंड में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएगा, फ़ायदा हमको होगा, लेकिन फिर भी हम नए चैनल पर डाल रहे हैं। कारण ये है कि आपका नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है वो सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं वापस। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, देखो एलॉय वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉय में आपको कुछ कुछ एलॉय के बारे में तो जानना जरूरी होता है, कभी कभी कुछ कुछ एलॉय के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है और फिर आप कहते हैं कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 आप अगर पढ़ेंगे वॉल्यूम 3 का, तो इंजीनियरिंग मटेरियल, मैं लिख देता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। चलिए EMT वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 7 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल में एक आता है मेटल्स, जिसके बारे में आपको पढ़ने होते हैं, कुछ कुछ पोर्शन आपको पढ़ने होते हैं। जैसे मेटल्स है, फेरस मेटल कौन सा होता है, नॉन फेरस मेटल कौन सा होता है, एलॉय कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा एलॉय इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, तो उसको हम पढ़ाएं अपने क्लासेस में, जनरली हम पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं अभी। तो ये ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिएगा जितना भी आ रहा है, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। हालांकि नहीं किया कीजिए, वही अच्छा रहेगा। चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं फटाफट। तो देखो यार, एलॉय किसका किसका होता है समझते हैं। एलॉय का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिला के कोई मेटल बनाया जाता है ना, तो उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। मेटल जैसा धातु बन जाता है, उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। जैसे जैसे ब्रास, ब्रास किसका किसको एलॉय होता है, ब्रास में कॉपर मिला होता है, ठीक है, प्लस जिंक मिला होता है। अगर कॉपर और जिंक को हम मिला दें तो वो ब्रास बन जाता है, ठीक है। कॉपर और जिंक को मिला दें तो ब्रास बन जाता है। इसी तरह से नॉन फेरस एलॉय की अगर हम बात करें तो जैसे कॉपर मिला दे, ठीक है, कॉपर लिख दे रहे हैं, कॉपर मिला दे, टीन मिला दे, है ना, टीन SN होता है, और जिंक मिला दे, ये तीनों को मिला दे, यानी कि कॉपर और जिंक तो ऑलरेडी मिला हुआ था, बस इसमें टीन मिला दे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्रॉन्ज हो जाएगा सर। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ब्रॉन्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक होता है गन मेटल, क्या होता है, गन मेटल होता है, सभी के सभी नॉन फेरस एलॉय है, ठीक है। गन मेटल क्या होता है, जिसमें कॉपर मिला हो, ओके, इसके बाद टीन मिला हो, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, कॉपर और इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, 1 मिनट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कह दिया। देखो ब्रॉन्ज में बेसिकली कॉपर और टीन मिला होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन मिला होता है, ठीक है। कॉपर और टीन मात्र मिला होता है ब्रॉन्ज में, है ना। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में ये आपका कॉपर ज़्यादा होता है, 80% से 90% के आसपास होता है, और टीन की बात करें तो 8 से 10% के आसपास टीन मिला होता है, तो ब्रॉन्ज बन जाता है। गन मेटल की बात करें तो कॉपर मिला होता है, टीन मिला होता है ना, कॉपर मिला होता है, टीन मिला होता है, प्लस जिंक मिला होता है, प्लस जिंक मिला होता है। ये 3 मेटल को अगर मिला दे तो ये गन मेटल बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है फॉस्फोर, फॉस्फोर फॉस्फोर ब्रॉन्ज, इतना डिटेल में नहीं जानना बट लिख दे रहे हैं। फॉस्फोर ब्रॉन्ज में एक फॉस्फोर मिला होता है, फॉस्फोर अब प्लस ब्रॉन्ज मिला होता है। अगर ब्रॉन्ज में हम फॉस्फोर मिला दें तो ये आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज बन जाता है। वाइट मेटल, वाइट मेटल का कंपोजिशन, वाइट मेटल पता है आपको, माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। अगर 30 मीटर से कम डेप्थ होता है उस कंडीशन में वाइट मेटल का इस्तेमाल होता है, और अगर 30 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होता है शाफ्ट का, उस कंडीशन में हम लोग कोल्ड ड्रोन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो व्हाइट मेटल होता है वो एक तरह से एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है, इसमें लीड मिला होता है, प्लस एंटीमोनी मिला होता है, प्लस कॉपर मिला होता है, प्लस टीन मिला होता है, कॉपर प्लस टीन मिला होता है, SN मिला होता है, ठीक है। ये हो गया आपका व्हाइट मेटल का कंपोजिशन, है ना। चलिए अभी हम एक बार आपको क्लियर करा देते हैं यार, ये चैप्टर हमको पता है आप जाके खोल के देखेंगे नहीं, तो हम आपको क्लियर करा देते हैं, आपका काम के बराबर। देखो भाई साहब ऐसा है, एक तो मेटल अगर हम बातेंगे मेटल को, तो मेटल 2 कैटेगरी में बटेगा। एक होता है फेरस मेटल, एक होता है फेरस फेरस मेटल, ठीक है, और एक होता है नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। इसके बाद अगर हम एलॉय मिलाएंगे, अगर जैसे फेरस मेटल का मतलब होता है कि आयरन जो होता है उसको हम लोग फेरस मेटल कहते हैं, और आयरन को छोड़ के जितने भी मेटल्स होंगे उन सभी को हम नॉन फेरस मेटल कहेंगे। जैसे कॉपर, जैसे जिंक, जैसे टीन, जैसे लीड, जैसे आपका बाकी सब, है ना, तो ये सभी के सभी नॉन फेरस मेटल कहलाएंगे। इसी तरह से अगर हम एलॉय को बांटे, एलॉय जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मेटल मिलकर हम उसको एक अलग
कंपोजिशन तैयार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एलॉय। ठीक है, तो एलॉय को अगर हम बांटे तो एलॉय भी कुछ दो कैटेगरी में बटेगा, एक होता है फेरस एलॉय, एक होता है फेरस एलॉय, और एक होता है नॉन फेरस एलॉय। एक होता है फेरस एलॉय, एक होता है नॉन फेरस एलॉय। फेरस एलॉय क्या होता है सर? फेरस एलॉय ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें आयरन मिला हो, जिसमें आयरन मिला हो यानी Fe मिला हो। Fe के साथ हम कुछ कुछ चीज को मिक्स करके अलग अलग टाइप का स्टील तैयार करते हैं, जैसे मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब हम तैयार करते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम लिख देते हैं फटाफट, है ना, घबराना नहीं है, आपका यही चैप्टर निपट जाएगा। चलिए, तो देखो जैसे मान के चलिए होता है मैंगनीज स्टील, मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील क्या होता है सर? मैंगनीज स्टील बेसिकली जो आयरन होता है ना, इस आयरन में आपको कार्बन मिलाना पड़ता है। जब आप कार्बन मिलाते हैं आयरन में तब वो स्टील बन जाता है। जब कभी आयरन में आप कार्बन मिलाते हैं तो वो स्टील बन जाता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कार्बन एक इम्प्योरिटी है जिसको मिलाना पड़ता है, क्योंकि लोहा को मजबूत करना पड़ता है, नहीं तो वो जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसके बाद फिर अगर इसमें आप मैग्नीज मिला देंगे, अगर इसमें आप मैग्नीज मिला देंगे तो ये मैग्नीज स्टील हो जाएगा। इसी तरह से निकेल स्टील की अगर मैं बात करूं, निकेल स्टील की, तो आपको पता है आयरन में कॉपर, तो आयरन में कार्बन तो मिलाना ही पड़ेगा, है ना, कार्बन तो मिलाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम निकेल मिला दें इसमें, निकेल मिला दें इसमें, तो ये मेरा निकेल स्टील हो जाएगा। इसी तरह से एक होता है हाई स्पीड एलॉय, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील क्या होता है सर? इसमें क्या मिला होता है? तो हाई स्टील स्पीड जो होता है इसमें टंगस्टन मिला होता है। टंगस्टन क्या होता है? जो बल्ब में जलता है, लाल वाला जो बल्ब आता था 10 रुपया में, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं टंगस्टन। इसके बाद एक होता है क्रोमियम, है ना, और एक होता है मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम प्लस आयरन, ये तो मिला होता है, प्लस कार्बन, ये सब मिल जाता है तो उसको हाई स्पीड स्टील कहता है। हाई स्पीड स्टील जो भी मशीनरी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है उन सभी में हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो कंटिन्यूस माइनर होता है जिसमें कटिंग हेड वाला जो पिक्स लगा होता है वो सभी के सभी छुरे इसी धातु का बनाया जाता है। जहाँ कहीं भी माइनिंग में कटिंग का काम स्पीड में होता है उन सभी जगह पे ये धातु का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये गर्म नहीं होता है, जल्दी घिसता नहीं है, लंबा टाइम तक चलता है, इसमें जंग नहीं लगता है, पानी वानी से रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। इसके बाद एक आता है स्टेनलेस स्टील, एक आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है समझते हैं इसको। स्टेनलेस स्टील बेसिकली अगर हम आयरन में क्रोमियम मिला देंगे, आयरन में क्रोमियम मिला देंगे तो ये मेरा स्टेनलेस स्टील होता है जिसको यूटेंसिल्स में यानी बर्तन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके फेरस एलॉय की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नॉन फेरस एलॉय तो हम आपको पहले ही लिखा दिए हैं। नॉन फेरस एलॉय में ये जितना भी हमने बताया था, जैसे ब्रास हो गया जिसमें कॉपर और जिंक मिला है, ये नॉन फेरस एलॉय है। ब्रॉन्ज है जिसमें कॉपर और टीन मिला है, ये नॉन फेरस एलॉय है। गन मेटल है जिसमें कॉपर, टीन और जिंक मिला है, नॉन फेरस एलॉय है। फॉस्फर ब्रॉन्ज है जो कि नॉन फेरस एलॉय है। व्हाइट मेटल जिसमें लीड, एंटीमनी, कॉपर और जिंक मिला है, कॉपर और टीन मिला है, ये सभी के सभी नॉन फेरस एलॉय होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होता चल रहा है आपका। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास इनमें से किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का, फॉस्फोर और ब्रॉन्ज का, मैग्नीज, कार्बन एंड आयरन का। तो कॉपर और जिंक बेसिकली किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक किसी का एलॉय नहीं है। अगर कॉपर जिंक के साथ अगर हम एसन मिला देते तब ये एलॉय होता और गन मेटल का होता है। ठीक है, गन मेटल का होता है ना। तो यहाँ पे ये किसी का एलॉय नहीं है। कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड टीन की बात करें जी, बिल्कुल कॉपर और टीन ब्रॉन्ज होता है। ठीक है ना, कॉपर और टीन ब्रॉन्ज होता है। सॉरी, कॉपर और जिंक ब्रास होता है। ठीक है, कॉपर और जिंक अगर ब्रास है और कॉपर और जिंक प्लस एसएन अगर मिला दे तब वो गन मेटल होता है। फॉस्फोर और ब्रॉन्ज की बात करें, है ना, तो ये आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज बोलते हैं इसको, और व्हाइट मेटल होता है मैग्नीज, कार्बन, आयरन वगैरह सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। अभी तक क्वेश्चन आपको अटपटा ही लग रहा होगा, हमको पता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। द रॉप विच इज इन्वॉल्व इन फ्रिक्वेंट मूवमेंट, रनिंग और कूलिंग विच विथ वेरिंग लोड इज नॉन एज। बोला गया है कि एक ऐसा रस्सा है, एक ऐसा रस्सा है जिसमें लगातार लोड पड़ रहा है, कभी कम हो रहा है, ये रस्सा मूव भी कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये रस्सा रनिंग हो रहा है, मतलब रस्सा मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में, कूलिंग हो रहा है मतलब ये रस्सा कहीं लपटा रहा है। तो ऐसे रस्से को आप क्या कहेंगे? ऐसे रस्से को आप क्या कहेंगे? स्टैंडिंग रॉप, स्टेशनरी रॉप, रनिंग रॉप या नन ऑफ दीज। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। चलिए
आते हैं कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा आपका रॉप जो रस्सा वाला है, वाइंडिंग रॉप, जो कि चैप्टर नंबर शायद 8 है ना, इंजीनियरिंग मेटल वायर रॉप एंड देयर अटैचमेंट। इसका क्वेश्चन है ये, अगर आप EMT वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 का जो चैप्टर है उसका नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स वायर रॉप्स एंड देयर अटैचमेंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं अगर आप, तो हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें कहा गया है, जो वाइंडिंग वाला जो चैप्टर है, ये जो वायर रॉप का चैप्टर है, इस चैप्टर में ऐसा कहा गया है कि जो रस्सा होता है, ठीक है, वो रस्सा होता है, अगर वो स्टैंडिंग है यानी एक जगह पे टंगा हुआ है लंबा टाइम तक, उसको खाली टांग के रखने का काम कर रहे हैं, या फिर रनिंग है मतलब वो लगातार मूव कर रहा है, तो मूवमेंट के बेसिस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा कैटेगरी है? सबसे पहला को कहते हैं स्टैंडिंग रॉप। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग रॉप का ही दूसरा नाम है स्टेशनरी रॉप, इसी का दूसरा नाम है स्टेशनरी रॉप, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है वो होता है मूविंग रॉप। क्या होता है? मूविंग रॉप होता है, जिसको हम लोग रनिंग रॉप भी कहते हैं, रनिंग रॉप भी कहते हैं। सबका इस्तेमाल हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग रॉप का इस्तेमाल कब होता है? स्टैंडिंग रॉप का इस्तेमाल होता है जैसे कि गाइड रॉप अगर लगा रहे हैं आप, तो उसको हम स्टैंडिंग रॉप के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो तो मूव करता नहीं है, वो एक जगह पे खड़ा रहता है, उस पर कुछ मूव करता है, तो ये आपका गाइड रॉप हो जाता है। मूविंग रॉप का एग्जाम्पल अगर देखने की बात करें तो जितने भी एक्सकोवेटर है ये सभी के सभी मूविंग रॉप के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रैग लाइन हो गया, फॉर एग्जाम्पल सॉवेल हो गया, फॉर एग्जाम्पल पेलोडर हो गया, या वाइंडिंग में जो आप इस्तेमाल करते हैं रस्सा वाइंडिंग में, वो सभी के सभी रनिंग रॉप में आते हैं। हॉलेज में जो इस्तेमाल करते हैं वो सभी के सभी रनिंग रॉप के कैटेगरी में यानी मूविंग रॉप के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन पूछा था, बताइए भैया, द रॉप विच इज इन्वॉल्व इन फ्रीक्वेंट मूवमेंट रनिंग और कूलिंग विथ वेरिंग लोड इज नॉन एज लगातार मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडिंग कहेंगे? नहीं भाई। स्टेशनरी कहेंगे? नहीं भाई, इसको कहेंगे रनिंग रॉप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, द रॉप यूज्ड फॉर वाइंडिंग, हॉलेज, कोल कटिंग मशीनरी, एक्सकोवेटर एटसेट्रा आर क्लास ऑफ। अब भी बताएं सर, अब भी बताएं आपको, अभी आपको बताया, अगर ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कमेंट करके बताइए। अभी हमने बताया कि जो हॉलेज है, वाइंडिंग है, कोल कटिंग मशीनरी है, एक्सकोवेटर है, जितने भी हो, चाहे ड्रैग लाइन हो, सॉवेल हो, है ना, ये सभी के सभी रनिंग रॉप का इस्तेमाल करते हैं। सभी के सभी किसका इस्तेमाल करते हैं? रनिंग रॉप का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडिंग रॉप का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे कि गाइड रॉप में होता है स्टैंडिंग रॉप का इस्तेमाल, जिसको हमेशा के लिए फिक्स रखना है। जैसे कि स्केप फोल्ड में जो रस्सा इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्केप फोल्ड माने मचान में, है ना, जो मचान में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग स्टैंडिंग रॉप के कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर? स्पाइडर है, राइडर, इन सभी को हम लोग स्टैंडिंग रॉप के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ गए। पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कहीं बैठे हम यहाँ। ए रॉप मेड अप ऑफ 6 स्ट्रैंड एंड ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ 7 वायर, देन इट इज कैन बी रिटेन एज। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, पहले कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद हम आपको समझाते हैं बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको समझाते हैं जरूरी कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए समझते हैं। मान के चलिए 6/7 है ना, ठीक है, देखते हैं। अगर कभी ऐसा लिख दे कि एक तार है जो 6 स्ट्रैंड का है एंड 7 वायर वाला है। 6 स्ट्रैंड बाई 7 को हम लोग लिखते हैं 6/7। पहला नंबर जो है वो डिनोट करता है स्ट्रैंड कितना है, और दूसरा नंबर डिपेंड करता है कि पर स्ट्रैंड में नंबर ऑफ वायर कितना है। नहीं समझे को पता नहीं समझेंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा है कि एक रस्सा है जो बीच में है कुछ, ठीक है, एक रस्सा है जो बीच में है कुछ। अब इस रस्सा को 1 ठो रस्सा, 2 ठो रस्सा, 3 ठो रस्सा, 4 ठो रस्सा
5 ठो रस्सा घेरे हुए है। अब 5 ठो रस्सा घेरे हुए है, सेम का सेम एक जैसा रस्सा है, ठीक है, सेम का सेम एक जैसा रस्सा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? सेम का सेम एक जैसा रस्सा है तो, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये एक रस्सा हो गया, ये दूसरा रस्सा हो गया, ये तीसरा रस्सा हो गया, ये चौथा रस्सा हो गया, ये पांचवा रस्सा हो गया और बीच वाला एक हो गया छठा रस्सा, ठीक है। अब एक ठो आप रस्सा ले लिए, निकाल लिया उससे, एक ठो मोटा सा तार था, ठीक है, उस मोटा सा तार में आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा 6 ठो रस्सा हमको देखने को मिला, एक मोटा सा तार के अंदर में आप ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से एक ठो रस्सा आप निकालें, अब उस रस्सा को निकाले, मान के चलिए 4 नंबर वाला रस्सा निकाले, ठीक है। अब इस रस्सा में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में भी बहुत पतला पतला तार है, इसके अंदर में भी बहुत पतला पतला तार है, बहुत पतला पतला तार है, और तार ठो को गिने तो आपको पता चला कि 7 गो वायर है, 7 गो वायर है। यानी आप देख रहे, दूसरा में भी आप काउंट करके देखे तो 7 गो वायर था, तीसरा में भी आप काउंट करके देखे तो 7 गो वायर था, चौथा में भी काउंट करके देखे 7 गो वायर था, सब में काउंट करके देखे 7 गो वायर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्ट्रैंड कितना है? स्ट्रैंड का मतलब होता है मोटा मोटा रस्सा का ग्रुप। तो मोटा मोटा रस्सा का ग्रुप कितना है देखते हैं, चलिए। मोटा मोटा रस्सा का जो ग्रुप है वो पहला तो एक ये हो गया, ठीक है, पहला तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड। तो मतलब ये हुआ कि स्ट्रैंड बराबर होता है मोटा तार का ग्रुप, ठीक है, मोटा तार का ग्रुप जो एक वायर के अंदर में रहता है, जो एक मोटा तार के अंदर में रहता है, मोटा तार का ग्रुप। और वायर का मतलब है नंबर ऑफ वायर। तो अगर हम 6/7 लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक तो मोटा गो रस्सा केबल देख रहे हैं तो उस केबल में एक तार का मोटा टुकड़ा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है और छठा बीच में, ठीक है। और एक तो निकाल के देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ वायर का संख्या कितना है? नंबर ऑफ वायर का संख्या है 7। तो इसी को बोलते हैं 6 का मतलब हो गया स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो गया, है ना, 6 नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो गया। जैसे ये हो गया एक स्ट्रैंड, एक नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये हो गया दूसरा नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये तीसरा नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये चौथा नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये पांचवा नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ये छठा नंबर ऑफ स्ट्रैंड। तो ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड हो गया। और एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में कितना पतला पतला तार है? तो 7 गो तार है, इसीलिए इसको लिखेंगे 6/7। इसको क्या लिखेंगे? 6/7, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम आपको कॉन्सेप्ट पूरा पूरी समझा दे रहे हैं वायर वाला, ताकि अब चैप्टर वो आपको पढ़ना ना पड़े, आपके पास टाइम बहुत कम है ना। थोड़ा सा हम आपका टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि डीप तक समझा दे ताकि आपका क्वेश्चन न छूटे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो वायर रॉप होते हैं ना सर, जो वायर रॉप होते हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं, 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड, STRANDED स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड, NONSTRANDED स्टैंडर्ड। एक होता है स्टैंडर्ड, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो मतलब आपको पता है वो मोटा सा तार होगा, उसमें मोटा मोटा बहुत सारा ग्रुप का तार होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा ग्रुप का तार होगा। और नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, पतला 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 बहुत सारा तार है जिसको मोड़ मार के घुमा के एक मोटा तार बना दिया जाता है, अब उसमें स्ट्रैंड आपको नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड जो तार होते हैं सर, स्टैंडर्ड तार का 3 कैटेगरी होता है, स्टैंडर्ड तार का 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है फाइबर कोर, ये सब क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिला है ना, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देगा ना तो मुंह बन जाएगा फिर, तो इसीलिए सब देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो फाइबर कोर हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा हो जाता है स्टील स्ट्रैंड कोर। स्टील स्ट्रैंड कोर को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में WMC बोलते हैं, WMC बोलते हैं स्टील स्ट्रैंड तार को। इसके बाद तीसरा हो जाता है इंडिपेंडेंट वायर रॉप, इंडिपेंडेंट वायर रॉप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं IWMC, ठीक है, IWMC। तो सर स्टैंडर्ड तार जो आप देखें उसमें फाइबर कोर भी आता है ना, स्टील स्टैंडर्ड कोर भी आता है और इंडिपेंडेंट वायर वाला भी आता है। अब देखिए तीनों के बारे में अगर डिटेल में आप समझने जाएंगे तो फिर आप तेलंडी में चल जाएंगे, क्या आपके समझ नहीं हो और ये सब क्वेश्चन इतना डिटेल में पूछा नहीं कभी। तो इसको ना जो पूछा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भैया ऐसा है कि जो फाइबर कोर है स्टैंडर्ड में, ठीक है, जो फाइबर कोर है स्टैंडर्ड में, ये कहाँ यूज किया जाता है पता है आपको? ये यूज किया जाता है वाइंडिंग में। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? वाइंडिंग में होता है। यानी वाइंडिंग में जो रस्सा इस्तेमाल होता है वो फाइबर कोर टाइप का इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली फाइबर
कोर किसका टाइप है? फाइबर कोर स्टैंडर्ड का टाइप है, स्टैंडर्ड रस्सा का टाइप है फाइबर कोर, स्टैंडर्ड रस्सा का टाइप है फाइबर कोर जिसका इस्तेमाल वाइंडिंग में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड रस्सा का टाइप है फाइबर कोर जिसका इस्तेमाल वाइंडिंग में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा है स्टील स्टैंडर्ड वायर। तो स्टील स्टैंडर्ड वायर जो आप देखें ना, जैसे 6/7, 7/8, 8/9, ये सब जो आप देखें है ना, इसमें से एक जो 6/7 वाला आप देखें, 6/7 वाला, तो स्टील स्टैंडर्ड वायर का जनरली इस्तेमाल होता है हॉलेज में। कहाँ इस्तेमाल होता है? हॉलेज में इस्तेमाल होता है स्टील स्टैंडर्ड वायर का। और इंडिपेंडेंट वायर कोर का रोप का इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है कोल कटिंग मशीनरीज में, कोल कटिंग मशीनरीज में। ठीक है, चलिए अभी तक आपको जो जो समझ में नहीं आया हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमको पता है कि थोड़ा सा अटपटा टॉपिक है ना। चलिए, तो हमने हमको बताया कि एक रस्सा अगर मूव कर रहा है और खड़ा है तो उसको हम लोग अलग अलग नाम देंगे। अगर मूव कर रहा है लगातार तो उसको मूविंग रॉक या रनिंग रॉक कहेंगे। और अगर वो रस्सा स्टेशनरी है, जैसे कि गाइड रॉप है ना, स्केफोल्ड टांगने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस सबको हम स्टैंडिंग रॉप या स्टेशनरी रॉप कह के संबोधित करेंगे। ठीक है ना। चलिए, मूविंग रॉप कहाँ इस्तेमाल होता है? ड्रैग लाइन, शॉवेल, एक्सकवेटर वाला जो हॉलेज है, वाइंडिंग है, सभी जगह इस्तेमाल होता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन रस्से जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड ड्रॉप। स्टैंडर्ड ड्रॉप में तार के अंदर तार, तार के अंदर तार, स्टैंडर्ड मिलता है। बहुत सारा स्टैंड क्या होता है? 6/7 अगर लिखा रहेगा तो आपको पता है कि 6 का मतलब होता है स्ट्रैंड, यानी मोटा मोटा 6 गो तार है, और 7 का मतलब है कि एगो पर्टिकुलर तार में 7 गो नंबर ऑफ तार है। ठीक है, तो एक होता है स्टैंडर्ड टाइप, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड टाइप। स्टैंडर्ड टाइप का 3 कैटेगरी होता है, एक होता है फाइबर कोर, एक होता है स्टील स्टैंडर्ड कोर, और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट वायर रॉप। ओके, तो जो आपका फाइबर कोर है इसका इस्तेमाल होता है वाइंडिंग में, स्टील स्टैंडर्ड कोर है इसका इस्तेमाल होता है हॉलेज में, और इंडिपेंडेंट वायर रॉप है इसका इस्तेमाल होता है कोल कटिंग मशीनरीज में। इतना रट लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए रॉप मेड अप ऑफ 6 स्टैंड एंड ईच स्टैंड इज मेड अप ऑफ 7 वायर, देन इट कैन बी रिटेन एज। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? अभी हमने इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, 6 स्टैंड है, ठीक है, और एक स्टैंड के अंदर में 7 गो तार है, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 6/7। क्या लिखेंगे? 6/7 इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम रटवाएं आपको। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर हॉलेज, इनमें से कौन सा तार है जिसका हॉलेज में हम इस्तेमाल करते हैं? तो अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं? अभी हम आपको बताएं कि जो फाइबर कोर होता है इसका इस्तेमाल होता है वाइंडिंग में। ठीक है, जो आपका इंडिपेंडेंट तार वाला होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है कटिंग मशीनरी में, है ना, कोल कटिंग मशीनरी में। और फाइबर कोर का इस्तेमाल किया जाता है हॉलेज में, ठीक है, सॉरी वाइंडिंग में, है ना। स्टील कोर का इस्तेमाल किया जाता है हॉलेज में। तो यहाँ पे पूछा क्या है? हॉलेज पूछा है, तो हॉलेज पूछा है तो हम लोग स्टील कोर वाला, स्टील स्टैंडर्ड कोर जो है इसको टिक कर देंगे। इसको याद कर लीजिएगा, बार बार 1-2 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, चलिए। ओहो, क्वेश्चन भी ऐसा ऐसा रखे हैं लाइन से, सीरियल से, कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कौन सा टॉपिक हम टच कर रहे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन पब्लिक एग्जाम में पूछा था कि नहीं पूछा? ये सब वही सब क्वेश्चन है जिसमें लड़के अक्सर अटक जाते हैं। 90% लड़के इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ उस टाइप का ये सब क्वेश्चन है और उसी में आपको नंबर उठाना है, इसीलिए हम वॉल्यूम 3 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है बाकी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत सारा डाला हुआ है। अगर आप जाके खोजेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक पहले से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ द वायर इन द स्टैंड एंड द स्टैंड इन द वायर आर लेड इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वायर इज नॉन एज रेगुलर ले, ऑर्डिनरी ले। चलिए इसको समझते हैं। देखो ऐसा है, आपको उड़ाना है पतंग। आपको क्या उड़ाना है? पतंग उड़ाना है। ठीक है, तो पतंग उड़ाने के लिए आपको चाहिए मांझा। मांझा बोलते हैं उसको, जिसमें रस्सा लपेटते हैं, मतलब पतंग में जो तार जो सूता का प्रयोग किया जाता है उस सूता को लपेट के रखते हैं। तो सूता को जब आप लपेटते हैं ना तो कुछ ऐसा लपेटते हैं। ठीक है, इसी तरह से वाइंडिंग में जो तार आप बनाते हैं, बहुत सारा वाइंडिंग हॉलेज सब चीज़ में तार बनाते हैं, तो बहुत सारा पतला 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 तार होता है जिसको लपेटा जाता है। जो नॉन स्टैंडर्ड वायर होते हैं उन वायर को लपेटा जाता है, सर लपेटा जाता है। ठीक है, तो लपेट के बनाया जाता है। ओके, तो उसको 2 तरीके से लपेटा जाता है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो 2 गो बात खाली याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, है ना। देखिए, 2 टाइप का स्टैंडर्ड होता है, मतलब 2 टाइप का बेसिकली ले होता है।
ठीक है। एक होता है आपका राइट हैंड ले। राइट हैंड ले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन ले, या सेम डायरेक्शन या हैंड स्क्रू बोलते हैं इसको। दूसरा होता है लेफ्ट हैंड ले। ठीक है, ये ले वाला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप पुराना क्वेश्चन पलट के देखेंगे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है। लेफ्ट हैंड ले क्या होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लपेटा जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लपेटा जाता है। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लपेटा जाएगा तो इसी अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम कह देंगे कि ये क्या है, ये मेरा ऑर्डिनरी ले है। ऑर्डिनरी ले उल्टा होता है सर, यहाँ आपको लगेगा कि सेम डायरेक्शन वाला होना चाहिए ऑर्डिनरी और दूसरा वाला होना चाहिए लैंग्स ले, लेकिन ना 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 ना, यहाँ पे उल्टा होता है सर। जो सेम डायरेक्शन वाला होता है ना, ये होता है जो बहुत फेमस है लैंग्स ले, बहुत बार पूछा है लैंग्स ले। लैंग्स ले क्या होता है, लैंग्स ले कुछ नहीं होता है, रस्सा जो होता है ना, रस्सा उसको लपेटते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर में, तो अगर सेम डायरेक्शन में लपेट रहे हैं तो लैंग्स ले बोल देंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लपेट रहे हैं तो उसको ऑर्डिनरी ले बोल देंगे। खाली नाम है भैया, खाली नाम है, और कोई बड़का चीज़ नहीं है, खाली नाम है, समझे, और कुछ है ही नहीं इसमें। ऑर्डिनरी ले उसको बोल देंगे। ऑर्डिनरी ले को हम रेगुलर ले भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी ले को रेगुलर ले भी बोलते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि रस्सा है बहुत सारा पतला पतला, ठीक है, बहुत सारा पतला 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 रस्सा है, इसको हमको आपस में लपेटना है। अगर हम सेम डायरेक्शन में लपेटेंगे तो उसको हम लैंग्स ले बोल देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लपेटेंगे ऑर्डिनरी ले या रेगुलर ले बोल देंगे। ठीक है, लैंग्स ले को राइट हैंड ले भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी ले को या अपोजिट डायरेक्शन वाला ले को हम लोग लेफ्ट हैंड ले भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, जो सेम डायरेक्शन वाला होता है ना, सेम डायरेक्शन वाला होता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पे, हॉलेज में है, वाइंडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलेज और वाइंडिंग में हम लोग लैंग्स ले का इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्डिनरी ले वाला जो रस्सा है जिसको हम लपेटे हैं एकदम एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं नॉन स्पिनिंग नेचर का। ये होता है नॉन स्पिनिंग नेचर, माने एक बार अगर उसको टांग दीजिएगा तो वो घूमेगा नहीं, ठीक है, घूमेगा नहीं। तो नॉन स्पिनिंग नेचर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गाइड रॉप के तहत, गाइड रॉप की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सर यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया होगा ना, तो आपका वो सब जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इस टाइप का क्वेश्चन था, वो सब क्वेश्चन अब बनाइएगा तो बन जाएगा, इसलिए वॉल्यूम 3 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओके, दुबे को क्वेश्चन दे देगा ना तो दुबे क्वेश्चन में फैसला हो जाएगा ज़िंदगी का। तो खैर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपराइट एजुकेशन तो जाके कर दीजिए, है ना। अपराइट एजुकेशन में बहुत सारे नॉन टेक्निकल का वीडियो पड़ा हुआ है, अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पूछा था इफ द वायर इन द स्टैंड एंड द स्टैंड इन द रॉप आर लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन पूछा है तो हमने बताया था उल्टा होता है, अपोजिट डायरेक्शन वाला जो होगा वो आपका ऑर्डिनरी हो जाएगा, और जो सेम डायरेक्शन वाला होगा वो लैंग्स ले हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला आपका कौन सा हो जाएगा, ऑर्डिनरी ले, रेगुलर ले, लेफ्ट हैंड ले, ये सब इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेगुलर ले, ऑर्डिनरी ले, है ना, ये सब आप ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लैंग्स ले सेम डायरेक्शन वाला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉक्ड कॉइल नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप्स आर नॉट प्रीफर्ड इन। लॉक्ड कॉइल नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप का इनमें से कहाँ इस्तेमाल करना प्रीफर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप जो होता है ना, इसका 2 टाइप होता है। कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं हो रहा यार, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो हम क्या बता रहे भैया, स्टैंडर्ड ड्रॉप का 3 प्रकार तो आपको हम बता दिए। जो नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप है, और नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप है, इसका 2 प्रकार होता है। एक होता है हाफ लॉक्ड, एक होता है फुल लॉक्ड, एक होता है फुल लॉक्ड। ठीक है ना, ये बेसिक टाइप्स हैं इसके, डीप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप के 2 टाइप होते हैं, एक होता है हाफ लॉक्ड, एक होता है फुल लॉक्ड। हाफ लॉक एक दूसरे से थोड़ा सा एंगल ट्रायंगल के थ्रू में रहता है तार, और एक दूसरे को पैक कर लेता है, थोड़ा बहुत उसमें अंदर में स्पेस रहता है, और फुल लॉक्ड में पूरी तरह से वो पैक रहता है। ठीक है, तो हाफ लॉक्ड, फुल लॉक्ड, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो बोला गया है कि जो नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप है वो इनमें से कहाँ प्रीफर नहीं किया जाएगा, प्रीफर नहीं किया जाएगा बोला है। ठीक है, तो ड्रम वाइंडिंग में प्रीफर नहीं किया जाएगा, फ्रिक्शन वाइंडिंग में प्रीफर नहीं किया जाएगा,
बोथ है या फिर नन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रिक्शन वाइंडिंग में प्रीफर नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा डीप में चले गए हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं आगे, विच इज आर द टाइप ऑफ सॉकेटिंग और कैपिंग ऑफ ए रॉक। आप कैपिंग के बारे में पढ़े हैं, रॉप कैपिंग क्या होता है, रॉप कैपिंग आप पढ़े होंगे, रटा रटा चीज। रॉप कैपिंग 6 महीना में किया जाता है। जब 6 महीना में करते हैं तो 2 मीटर रस्सा उसका काट लेते हैं, उसका इंटरनल जांच होता है। इंटरनल जांच होने के बाद रॉप कैपिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको सॉकेटिंग भी कहते हैं। तो जब कभी भी आप सॉकेटिंग और रॉप कैपिंग का टाइप कौन कौन सा होता है आपको पता है, खाली आपको नाम याद रहेगा ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इस टाइप का कोई ऑप्शन दे देगा आपको तो आप बोलेंगे यार ये क्या चीज़ है ना। तो इसीलिए आपको एक सब क्वेश्चन से थोड़ा सा रूबरू होना जरूरी है। पहला बोला गया स्प्लिट कैपल विथ रिबेट। स्प्लिट केबल विथ रिबेट में मतलब बेसिकली हॉलेज रॉप में बिट नॉट परमिटेड ऑन वाइंडिंग रॉप। कौन सॉकेट टाइप कैपल होता है, हर काम में इस्तेमाल करते हैं इसका। और इंटरलॉकिंग वेज टाइप कैपल होता है जिसका रिलायंस कैपल भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया हम लिख दे रहे हैं, आपके काम का चीज़ है ना। इसमें एक आध चीज़ आपको रटना पड़ेगा क्योंकि अभी समय नहीं है उतना डिटेल में जाने का। एक होता है सॉकेटिंग या फिर रिकैपिंग। ठीक है, इसको जो होता है इसका 3 टाइप होता है। रिकैपिंग की बात करें तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है इसको बोलते हैं या इसका नाम है स्प्लिट कैपल। एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। स्प्लिट कैपल विथ रिबेट्स। स्प्लिट कैपल विथ रिबेट इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली हॉलेज में। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हॉलेज में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला नॉट परमिटेड इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल परमिटेड नहीं होता है स्प्लिट कैपल का। तो रीकैपिंग और सॉकेटिंग, ठीक है, ये क्या सिर्फ वाइंडिंग में होता है, नहीं ऐसा नहीं है। रीकैपिंग और सॉकेटिंग जो है वो हॉलेज में भी किया जाता है। ओके, तो रीकैपिंग और सॉकेटिंग अगर हॉलेज में कर रहे हैं तो स्प्लिट कैपल विथ रिबेट का इस्तेमाल करेंगे, वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा होता है कोन्ड सॉकेट टाइप कैपल। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं वाइंडिंग में करते हैं। इसका वाइंडिंग में भी कर सकते हैं और हर जगह कर सकते हैं, हर जगह मतलब वाइंडिंग हॉलेज है ना, सब जगह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो तीसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका इंटरलॉकिंग वेज टाइप कैपल। इंटरलॉकिंग वेज टाइप कैपल जिसको हम लोग कहते हैं रिलायंस कैपल। उसको क्या कहते हैं, रिलायंस कैपल कहते हैं। ठीक है, रिलायंस कैपल इंटरलॉकिंग वेज टाइप कैपल रिलायंस कैपल कहलाता है। तो ये जो कैपल होता है ये कैपल को हम लोग जनरली कुछ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वाइंडिंग में कर सकते हैं है ना, जहाँ कहीं भी हमको रस्सा का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके साथ। ठीक है, कॉलेज में नहीं करते हम लोग जनरली। इसमें जो टेपर्ड पोर्शन होता है, ठीक है, इसका जो ग्रेडियंट होता है टेपर्ड पोर्शन का जो झुकाव होता है 1/20 होता है। बहुत ज़्यादा डीप में चले गए, कोई बात नहीं। और जो जॉ होता है वो होता है 24 रॉप का डायमीटर। ठीक है, इतना खैर ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। बस खाली आपको नाम याद रखिएगा ना तो आपका काम चल जाएगा। इस टाइप का अगर वर्ड आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप समझ जाएंगे कि ये रीकैपिंग से संबंधित है ना। रिलायंस केबल किसको कहते हैं, खाली नाम याद रखिएगा। इंटरलॉकिंग वेज टाइप केबल को रिलायंस केबल कहते हैं। ये सब डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, अपना जो पेड क्लासेस में डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो खैर आपके काम का ये सब है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। तो ये सभी के सभी हो जाते हैं आपके। बोला गया विच इज आर टाइप ऑफ सॉकेटिंग और कैपिंग ऑफ ए रॉक। ये वाला भी कैपल का टाइप है, ये वाला भी कैपल का टाइप है। इंटरलॉकिंग उसको रिलायंस कैपल बोलते हैं, ये भी कैपल का टाइप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। यहाँ नन लिख दिया मैंने, ऑल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया? ओहो 50 मिनट, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा लंबा हो जाता है यार क्योंकि EMT3 का है ना। इट इज़ द मेथड ऑफ जॉइनिंग 2 वायर रॉप परमानेंटली विदाउट यूजिंग स्पेशल फिटिंग और अटैचमेंट। ये एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में आपको पता होगा, रॉप स्प्लाइसिंग। रॉप स्प्लाइसिंग में क्या बोला गया है, बोला गया कि हम कोई फिटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई अटैचमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों रस्सा को एक दूसरे से क्रॉस करा करा के
उसको जोड़ दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रॉप स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं रॉप स्प्लाइसिंग। रॉप स्प्लाइसिंग के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा है सब क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों में। वॉल्यूम 3 को नज़रअंदाज मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। आपको अगर खुद से नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, हम एमसीक्यू सीरीज वॉल्यूम 3 का लेके आए हैं, आज पढ़ा रहे हैं कल फिर पढ़ाएंगे, ऐसे कर करके एमसीक्यू वॉल्यूम 3 पूरा निपटा देंगे आपका, आप टेंशन मत लीजिए, आप बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। रॉप स्प्लाइसिंग इज नॉट यूज्ड फॉर, रॉप स्प्लाइसिंग इनमें से किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? हॉलेज में, पावर ट्रांसमिशन में, एरियल रॉपवे में, या फिर वाइंडिंग में? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। रॉप स्प्लाइसिंग इनमें से कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है? तो सर हॉलेज में इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मेन हॉलेज में नहीं करेंगे, कि मटेरियल हॉलेज में नहीं करेंगे, कि स्कीप हॉलेज में नहीं करेंगे? तो कहीं पर भी अगर वाइंडिंग है, बेसिकली सॉरी हॉलेज कह रहा हूँ मैं, वाइंडिंग कहना चाह रहा हूँ, वाइंडिंग में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे रॉप स्प्लाइसिंग का। रॉप स्प्लाइसिंग का हम वाइंडिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हॉलेज में हम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में नहीं करेंगे, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में नहीं करेंगे, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज को छोड़ के बाकी जगह हम कर सकते हैं। हॉलेज में, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में नहीं करेंगे और वाइंडिंग में नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी पावर ट्रांसमिशन में कर सकते हैं, एरियल ड्रॉप में कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब दे रहेगा तो मोस्ट एक्यूरेट चूज करेंगे, तो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वाइंडिंग। अगर यहाँ डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज लिखा रहता तो आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हॉलेज लिखा है इसलिए हमको वाइंडिंग टिक मारना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यू सीरीज का वीडियो अभी आ रहा है, एमटी वाला 3 वाला, जरूर देखिएगा सर। एमटी 3 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कहीं 2-4 क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया तो गड़बड़ा जाएगा आपका पूरा हिसाब किताब, तो जरूर देखिएगा। चलिए आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नॉर्मली द डायमीटर ऑफ ग्रूव ऑफ द हेड गियर पुली शुड बाई डैश परसेंटेज ऑफ द रॉप डायमीटर इन स्टैंडर्ड रॉप। क्या बोला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है जो हेड गियर पुली होता है, ठीक है ठीक है, चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देना चाहिए आपको। देखिए हेड गियर पुली में ये क्या है? ये बेसिकली हेड गियर है। ये क्या है? हेड गियर। जो ऊपर का पूरा ढांचा होता है जिसमें पूरा का पूरा वाइंडिंग सिस्टम को फिट किया जाता है, उसको हम लोग हेड गियर कहते हैं। हेड गियर जो होता है वो 3 टाइप का होता है। हेड गियर 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है ए फ्रेम वाला, दूसरा होता है 6 लेग वाला, तीसरा होता है 4 लेग वाला, ठीक है। ये 3 टाइप का हेड गियर होता है, ओके। चलिए, तो हेड गियर में बेसिकली हम क्या बता रहे थे? क्वेश्चन क्या था मेरा? एक मिनट। हेड गियर में जो पुली लगा होता है, तो हेड गियर पुली बोलते हैं इसको। अगर हेड गियर के ऊपर में कोई पुली लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेड गियर पुली कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेड गियर पुली कहेंगे। तो पूछा गया है कि जो नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप होता है, ठीक है, सॉरी, जो स्टैंडर्ड ड्रॉप होता है हेड गियर पुली में, जो स्टैंडर्ड ड्रॉप होता है उसमें जो ग्रूव होता है, ग्रूव का डायमीटर कितना ज़्यादा टच करेगा? समझाते हैं आपको, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझने का कोशिश कीजिए, समझते हैं। मान के चलिए एक हेड गियर पुली है, ठीक है। हेड गियर पुली का जनरल डायमीटर कितना होता है? हेड गियर पुली का जनरल डायमीटर होता है 4.2 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम डायमीटर होता है ये 4.2 मीटर। खैर, जो हेड गियर पुली होता है, इस हेड गियर पुली में एक रस्सा भी होता है सर, रस्सा भी होता है। और रस्सा ना एक आर्क बनाता है। रस्सा क्या बनाता है? रस्सा एक आर्क बनाता है, ठीक है। तो कहा गया है कि स्टैंडर्ड ड्रॉप में ग्रूव का डायमीटर कितना होगा? तो रस्सा जो आर्क बनाता है, तो जो पुल्ली होता है ना सर, पुल्ली में घाट बना होता है। पुल्ली में क्या बना होता है? पुल्ली में रस्सा को चलने के लिए, रस्सा एक जगह पे रहे, स्टेबल रहे, उसको स्प्लाइसिंग ना हो, स्पिनिंग ना हो, मतलब इधर उधर छलक ना जा रस्सा, उसके लिए उसमें घाट बना दिया जाता है। तो वो जो घाट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रूव। जो हेड गियर पुल्ली में घाट बना होता है रस्सा का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रूव। तो जो बोल रहा है ग्रूव का डायमीटर कितना होगा, ग्रूव का डायमीटर कितना होगा? तो जो रस्सा है, रस्सा का डायमीटर मान के चलिए 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड टाइप का रॉप के लिए हम बना रहे हैं, स्टैंडर्ड रॉप के लिए अगर बना रहे हैं वो ग्रूव, तो वो जो डायमीटर होगा ग्रूव का, है ना, ग्रूव का जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 110%। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का 110% निकालेंगे और उतना ज़्यादा ये रस्सा का ग्रूव हो जाएगा, तो 1.10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा। तो ये ग्रूव का डायमीटर हो जाएगा, ताकि रस्सा अच्छा से उसमें फिट हो जाए। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड टाइप का है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड टाइप का रस्सा है, तो उसमें 105% ग्रूव का डायमीटर हम रखते हैं। हमने क्या कहा? फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा
कि जो हेड गियर में पुली होता है, पुल्ली जिसको घिरनी कहते हैं, उस पुल्ली को अगर साइड से आप देखेंगे ना, ये बेसिकली साइड व्यू हम कह रहे हैं, तो साइड से देखेंगे तो पुल्ली में कुछ घाट बने होते हैं। वो घाट बने होते हैं ताकि रस्सा उसमें स्लाइस करते रहे, उसमें से छलके नहीं। तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, जो घाट है उसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर दोनों जगह अलग होता है। अगर स्टैंडर्ड ड्रॉप है तो जो रस्सा का डायमीटर होगा उसका 110% हो जाएगा ग्रुप का डायमीटर। और अगर नॉन स्टैंडर्ड ड्रॉप है तो उस कंडीशन में 105% हो जाएगा ग्रुप का डायमीटर। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम 3 का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सब टॉपिक आप कभी टच नहीं किए थे, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। अब अगर जो क्वेश्चन हम टच करेंगे वो ऑलरेडी आप पढ़े होंगे या उससे संबंधित होंगे, आप पहले से उनसे रूबरू होंगे, इसलिए अगला वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। ये मत देखिएगा कि 1 घंटा में 15 क्वेश्चन पढ़ाएं, ये देखिए कि किस किस टॉपिक को हम टच किए जो आपको अब किताब में टच करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बार और ये जो चैनल है भाई अपराइट एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर देना। नॉन टेक्निकल पोर्शन इसमें भरा पड़ा है, बहुत सारा वीडियो हम डाल रहे हैं, उसको जाके देखो। नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास में हम ईएमटी का फिर से वीडियो लेके आते हैं, दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।